हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु कौशिक एंड आई एम हियर ऑन योर यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु। अब देखिए, पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी तो उसमें हमने आपको चैप्टर कराया था वर्ब का, और वर्ब से रिलेटेड हमने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए थे, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि क्या हुआ करती है वर्ब, और वर्ब को दो प्रकार से जो बांटा जाता है वो कौन कौन से नाम हुआ करते हैं। तो जो बातें हम बता चुके हैं उसमें हमने बताया आपको कि भाई दो प्रकार से वर्ब को बांट दिया जाता है। एक हुआ करती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम हुआ करता है, जो नाम हुआ करता है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। और उसके अलावा दूसरी प्रकार से वर्ब को डिवाइड कर दिया जाता है मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब की फॉर्म में। तो यानी कि दो प्रकार वर्ब के हुआ करते हैं, एक हुआ करता है हेल्पिंग या ऑक्सिलरी, और दूसरा हुआ करता है मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। तो जो पिछली वीडियो में हमने सारी बातें आपको बता दी थी, उसको जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के वो वीडियो जरूर देख लेंगे। एक बार चलिए बता देते हैं कि क्या क्या हमने बताया। तो हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो हुआ करती है वो एक्चुअल में गिनती की हुआ करती है, यानी कि टोटल हुआ करती है कितनी, 24 हेल्पिंग वर्ब हुआ करती हैं। और अगर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में मेन डिफरेंस की बात करें तो वो हमने बताया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब जो हुआ करती हैं वो एक तो गिनती की हुआ करती है, यानी कि टोटल 24 हुआ करती हैं, लेकिन मेन वर्ब जो हुआ करती हैं उनको कोई निश्चित संख्या नहीं है, यानी कि खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना हंसना रोना जितने भी दुनिया भर के सभी काम हुआ करते हैं वो सभी आ जाया करते हैं किसमें, मेन वर्ब में आ जाया करते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब मात्र 24 हुआ करती हैं, और उन 24 को हमने आपको बताया था कि दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, यानी कि टू पार्ट्स में। कौन कौन से टू पार्ट्स हुआ करते हैं, तो देखिए यहां पर हमने बताया कि डू डज डिड इज आर एम वाज वर और हैज हैव हैड, यानी कि एक प्रकार तो ये हो जाया करता है, यानी कि एक टाइप से जो डिवाइड कर दिया जाता है वो टाइप ये हुआ करता है जिसका नाम हुआ करता है क्या, तो इसका नाम हमने बताया था आपको कि हुआ करता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या नाम बताया था, प्राइमरी ऑक्सिलरी, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है हेल्पिंग वर्ब को या फिर कह लें ऑक्सिलरी वर्ब को, और उसमें से एक प्रकार हुआ करता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। और प्राइमरी ऑक्सिलरीज टोटल कितनी हुआ करती हैं, तो मात्र हुआ करती हैं कितनी, 11 हुआ करती हैं। कौन कौन सी, तो डू डज डिड इज आर एम वाज वर और हैज हैव हैड, यानी कि ये सभी हुआ करती हैं क्या, आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हुआ करती हैं। और उसके अलावा 13 हेल्पिंग वर्ब और हुआ करती हैं, जो कि हमारी ये नीचे लिखी हुई हैं, और वो 13 हेल्पिंग वर्ब जो हुआ करती हैं उनका नाम हो जाया करता है मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज बनी हमारी 11 और 13 जो हुआ करती हैं वो हुआ करती हैं क्या, मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। कौन कौन सी, तो विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर ऑट टू और यूज टू, ये सभी हमारी टोटल कहलाती हैं कितनी, 13 मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। लेकिन हमने बताया कि इनमें भी विभाजन हो जाया करता है, यानी कि इनमें भी डिवीजन हुआ करता है, यानी इनको भी दो प्रकार से विभाजित कर दिया जाता है। और वो कौन सी हुआ करती हैं, तो वो जो 3 हुआ करती हैं, यानी कि जो नीचे वाली हुआ करती है ना, नीड डेयर और यूज टू, इनको कह दिया जाता है मार्जिनल मॉडल, यानी कि टोटल 3 हुआ करती हैं और इनको कह दिया जाता है मार्जिनल मॉडल। और ये जो ऊपर की जो 10 बची, यानी कि यहां से यहां तक की जो हैं, ये सभी हमारी कहलाया करती हैं क्या, तो इनको कह दिया करते हैं एब्सोल्यूट मॉडल। तो टोटल हो जाया करती हैं 13, लेकिन 13 को दो पार्ट्स में विभाजित कर दिया जाता है, एक को कह दिया जाता है एब्सोल्यूट मॉडल और दूसरी को कह दिया जाता है मार्जिनल मॉडल। और दोनों में हमने डिफरेंस भी बताया था आपको कि भाई क्यों विभाजित किया जाता है, क्यों वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि क्यों प्राइमरी ऑक्सिलरी और क्यों मॉडल ऑक्सिलरी में डिवाइड किया गया। तो हमने बताया कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज जितनी भी हुआ करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ काम करती हैं किसका, यानी कि वो हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का काम करेंगी। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज जो हुआ करती हैं वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, मेन वर्ब का काम नहीं करती। लेकिन इनमें से जो ये मार्जिनल मॉडल है, यानी नीड डेयर और यूज टू, ये दोनों तरह का काम करती हैं, यानी कि ये काम कर सकती हैं हेल्पिंग वर्ब का भी और ये काम कर सकती हैं आपके मेन वर्ब का भी। तो यही इसमें डिफरेंस हमने बताया था लास्ट वीडियो में। जिसमें कि नहीं देखा हो लास्ट वीडियो, वो जाकर के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए अगली बात करते हैं। तो हमने बताया आपको कि दो प्रकार से विभाजित किया जाता है कि भैया एक तो हो गई हेल्पिंग वर्ब और दूसरी कहलाती है हमारी मेन वर्ब। तो हमने हेल्पिंग वर्ब की तो बात कर ली थी लास्ट वीडियो में, अब बात करते हैं किसकी, मेन वर्ब की। अब मेन वर्ब क्या हुआ करता है, तो अभी हमने आपको बताया कि खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना हंसना रोना जितने भी दुनिया भर के सभी काम हैं वो सभी किस में आ जाते हैं, वो सभी मेन वर्ब में आ जाते हैं। लेकिन इन मेन वर्ब को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। और वो दो प्रकार हैं कौन कौन से, तो जरा ध्यान दें कि मेन वर्ब के जो दो टाइप हुआ करते हैं उनमें से एक का नाम हुआ करता है ट्रांजिटिव और दूसरे को कह दिया जाता है इंट्रांजिटिव। जरा ध्यान दें क्या कहते हैं, तो पहले का नाम हो जाया करता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी को कह दिया जाता है
इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए ट्रांजिटिव क्या है और इंट्रांजिटिव क्या है, तो हिंदी में भी दो प्रकार की क्रियाएं हुआ करती हैं, एक को कह देते हैं सकर्मक और दूसरी कहलाती है अकर्मक। सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म होगा और अकर्मक का मतलब हुआ करता है जिसमें कर्म नहीं होता। यानी कि अगर कहीं पर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस में तीन पोर्शन हुआ करते हैं, हमने आपको बताया था ना जब हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बेसिकली तीन चीजें हुआ करती हैं किसी सेंटेंस में। लेकिन हमने ये बात भी बताई थी कि भैया सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन जाता है, ऑब्जेक्ट के बिना भी बन जाता है, लेकिन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनता। तो अगर कोई सेंटेंस हो जिसमें कि सब्जेक्ट भी हो, जिसमें वर्ब भी हो और जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो, यानी कि ऑब्जेक्ट जरूर हो, मेन पोर्शन है क्या ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो चाहे ना हो, लेकिन अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है, तो अगर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो वो वाक्य हमारा ट्रांजिटिव वर्ब वाला वाक्य कहलाता है। और अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट तो हो, वर्ब भी हो, लेकिन ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना हुआ हो, तो उस वाक्य को हम क्या कह देते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब वाला वाक्य कह दिया जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आया करते हैं टेट, सीटेट, सुपर टेट के पेपर्स में। एसएससी रेलवे में तो नहीं आते, लेकिन टेट, सीटेट, सुपर टेट में जरूर आया करते हैं। क्या क्वेश्चन आ जाता है कि वो सेंटेंस दे देगा चार आपको और आपसे पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब रखता है या कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब रखता है। तो वो चीज डिपेंड किस पर करती है, तो डिपेंड करती है किस पर, ऑब्जेक्ट पर, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट होगा और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा भाई, जैसे माना कि हमने एक सेंटेंस लिख दिया, हमने सेंटेंस लिख दिया कि रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। अब रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट में यहां पर जो सेंटेंस आया है उसमें रोहित जो शब्द है वो काम कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसी प्रकार इज और प्लेइंग दोनों काम कर रहे हैं किसका, वर्ब का काम कर रहे हैं। और ये जो क्रिकेट जो शब्द है ये काम कर रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों है ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पर रोहित जो है वो कर्ता का काम कर रहा है, वो काम करने वाला है। और जो काम हो रहा है वो काम हो क्या रहा है, तो वो काम हो रहा है क्रिकेट खेलने का। यानी कि जो वर्ब है उसके बाद जो शब्द लगा हुआ है वो आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और चूंकि ये ऑब्जेक्ट है इसीलिए जब हम एक्टिव से पैसिव बनाया करते हैं तो उसमें सबसे पहला रूल यही लिखा जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों की पैसिव बन जाया करती है। और क्यों बन जाती है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी हुआ करता है और ऑब्जेक्ट भी हुआ करता है। और जैसे ही हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट कर दिया करते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया करते हैं। मान लिया इसका पैसिव बनाना है तो बन जाएगा कैसे, कि क्रिकेट आगे आ जाएगा कि क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम, तो सेंटेंस का पैसिव बन गया। लेकिन अगर यही सेंटेंस हम थोड़ा सा इस तरह से लिख दें, हम सेंटेंस लिख दें कि रोहित इज अ गुड बॉय, तो देखिएगा पहला जो सेंटेंस लिखा गया वो भी रोहित था, उसमें भी रोहित सब्जेक्ट का काम कर रहा था। और दूसरा जो सेंटेंस लिखा है उसमें भी रोहित सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और यहां पर वर्ब का काम कौन कर रहा है, इज कर रहा है। लेकिन ये जो आ गुड बॉय है क्या ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको पता लगाने के लिए चलो जरा वाक्यों को पैसिव में चेंज करके देखते हैं। तो हमने देखा तो पैसिव में अगर हमें चेंज करना होता है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, लेकिन हमने करके देखा तो सेंटेंस तो चेंज हो ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो अंत में लिखा हुआ है ना इसके बाद, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ वाक्य को पूर्ण कर रहा है। और चूंकि वाक्य को पूर्ण कर रहा है इसीलिए यही शब्द जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, तो ये पूरक कहलाया करते हैं। क्या कहलाते हैं, पूरक। और जिनको इंग्लिश में कह दिया करते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट कह दिया करते हैं। यानी कि यहां पर ए गुड बॉय जो शब्द आया है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, लेकिन यहां पर जो क्रिकेट शब्द आया है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वो वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और चूंकि ये पूर्ण कर रहा है वाक्य को इसीलिए इसको पूरक कह देंगे, इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। अब सर ये क्या बात हुई, यानी यहां पर तो शब्द आ गया क्रिकेट और वहां पर शब्द आ रहा है आ गुड बॉय, उसको तो आप कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं और इसको आप ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है कि भाई यहां पर जो शब्द रोहित आया और यहां पर जो शब्द क्रिकेट आया, ये दोनों ही अलग अलग चीजों की बात हो रही है। यानी कि रोहित अपने आप में इंडिविजुअल अलग है और क्रिकेट अपने आप में अलग है। लेकिन अगर यहां पर बात करें तो यहां पर रोहित और यहां पर आ गुड बॉय बात हो रही है एक ही की, यानी कि यहां पर जो रोहित है वही तो ए गुड बॉय है। यानी कि रोहित को कंप्लीट कर रहा है कौन सा शब्द, ये आ गुड बॉय जो है ये सिर्फ रोहित को कंप्लीट कर रहा है। इसीलिए यहां पर ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ये ऑब्जेक्ट ना कहलाते हुए क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट है इसलिए यहां पर जो वर्ब इस्तेमाल हुई है वो कौन सी कहलाएगी, इंट्रांजिटिव। लेकिन यहां पर जो वर्ब इस्तेमाल हुई है वो कौन सी कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो मात्र इतना चेक कर लें कि ऑब्जेक्ट है वाक्य में या फिर नहीं है, तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारी वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। अब देखें वर्ब चाहे ट्रांजिटिव हो
चाहे इंट्रांजिटिव, लेकिन सभी वर्ब की 5 फॉर्म हुआ करती हैं और ये बात हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी। अच्छा, जैसे हमने उसमें देखा था ना, तो हमने यहाँ पर देखा कि इस वाले वाक्य में वर्ब कितनी आई है, मात्र एक ही वर्ब आई है। और जब वर्ब सिर्फ एक हो तो वो कौन सी वर्ब हुआ करती है, यानी कि यहाँ पर ये जो इज शब्द आया है ये किसका काम कर रहा है, तो हमने बताया था कि भैया अगर किसी वाक्य में मात्र एक वर्ब हो तो वो कौन सी होगी, मेन वर्ब होगी। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब के बिना वाक्य बनाया नहीं जा सकता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बिना वाक्य बनाया जा सकता है। जैसे इस वाले वाक्य में 2 वर्ब आई, जिसमें से इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पर प्लेइंग जो शब्द आया वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब है, इसीलिए तो हमने उसको किस में रखा था, तो उसको रखा गया था हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज में, ना कि मॉडल ऑक्सिलरीज में, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करता, वो काम करता है मेन वर्ब का भी। यानी कि यहाँ पर रोहित का अच्छा लड़का होना दिखाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर इज मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्लियर? आई बात समझ में? तो देखिए हम बता रहे थे क्या, तो हमने बताया था कि टोटल जो वर्ब हुआ करती है, यानी चाहे वो ट्रांजिटिव हो यानी सकर्मक क्रिया हो, चाहे अकर्मक हो, उनके टोटल 5 प्रकार हुआ करते हैं, यानी 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और वो 5 टाइप्स कौन कौन से हुआ करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, बेसिकली तो 3 ही प्रकार बताए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो हुआ करती है, जिसको हम जान रहे हैं वर्ब की 4th फॉर्म के हिसाब से, और वर्ब की एस या ईएस वाली जो फॉर्म है उसको हम कह रहे हैं वर्ब की 5th फॉर्म। ठीक है, तो टोटल वर्ब के फॉर्म जो हो गई वो हमारे पास 5 फॉर्म हो गई। कैसे? जैसे मान लिया यहाँ पर एक शब्द आ गया प्ले, और प्ले शब्द आ गया, या मान लिया जाने के लिए वर्ब इस्तेमाल करते हैं, कौन सी वर्ब इस्तेमाल करते हैं जाने के लिए, तो गो वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो गो जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। उसी प्रकार उसकी अगर सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो वो क्या हो जाया करती है, वेंट हो जाया करती है। वैसे ही थर्ड फॉर्म हो जाती है क्या, तो हो जाती है गोन। फोर्थ हो जाती है क्या, तो फोर्थ हो जाती है गोइंग। और 5th और लास्ट फॉर्म जो हुआ करती है वो हो जाती है क्या, तो गोज जो शब्द हुआ करता है वो 5th और लास्ट फॉर्म हो जाया करता है। उसी प्रकार अगर हम शब्द यहाँ से उठा लें, जैसे मान लिया हमने बताया डू जो शब्द हुआ करता है वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा और मेन वर्ब का भी, यानी कि अगर कार्य के करने के लिए अगर कोई वर्ब लगानी है तो वो कौन सी लगाएंगे, तो वो लगाते हैं डू। उसी प्रकार वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिड। उसी प्रकार वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। उसी प्रकार हो जाएगी डूइंग, और वैसे ही हो जाती है डज। तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है साफ साफ कि भैया ये डू जो शब्द है ये तो हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है और ये मेन वर्ब का भी काम कर रहा है। उसी प्रकार डिड और उसी प्रकार डज भी, जो कि यानी कि ये तीनों जो वर्ब हैं जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज थी वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और मेन वर्ब का भी काम करती हैं, इसीलिए उनको किस में रखा गया, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में। उसी प्रकार अगर हम शब्द ले लें हैव, तो हैव जो हुआ करता है रखने के लिए शब्द आता है हैव, और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ करती है। उसी की अगर सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो हैड हो गई, और थर्ड हो जाती है क्या, तो हैड ही थर्ड हुआ करती है, और फोर्थ करेंगे तो हैविंग हो जाएगा, और फिफ्थ करेंगे तो हैज हो जाया करता है। यानी कि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये हैव, हैड और हैज यहाँ पर भी आ रहे हैं, और उसी प्रकार से हैज, हैव, हैड यहाँ पर भी आ रहे हैं। यानी कि जो चीज़ यहाँ भी यानी हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रही है और मेन वर्ब का भी काम कर रही है वो सभी हमारे किस में आ गए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में। और इज़ेमार वाजवर का हमने अभी आपको ऊपर दिखाया कि भैया ये रही मेन वर्ब के तौर पे और यहाँ रही हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। तो उन चीज़ों में डिफरेंस कैसे होगा, कब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी कब मेन वर्ब का, तो वो हम अगले वाले लेक्चर्स में बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब देखिएगा अगली बात करते हैं यहाँ पर, तो वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म जितनी भी हमारी आई है सभी इस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें समझ में आ गया होगा कि भाई मेन वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो प्रकार से बांट दी जाती हैं। ट्रांजिटिव में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों हुआ करता है, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर ना हो तो वो वर्ब होगी कौन सी, इंट्रांजिटिव, जैसा कि हमने यहां पर समझा। तो ये उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप अच्छे से इसको तैयार कर पाएं। वाक्य को सही से समझने के लिए आपको वर्ब का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हमने ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।